हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सीमा मेडिकल नॉलेज। हमने जो अपना एक्सक्रीशन का जो टॉपिक वो स्टार्ट किया हुआ था, कुछ जो है नेट का इश्यू हो गया था, तो वो क्लास हम अपनी पूरी नहीं कर पाए थे। आज हम वो एक्सक्रीशन की जो हमारी क्लास है, वो जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमारा टॉपिक है जो एक्सक्रीशन। फार्माकोकाइनेटिक में हमारा टॉपिक एक ही बचता है, दैट इज एक्सक्रीशन। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक। तो एक्सक्रीशन का टॉपिक जो आज हम कंप्लीट करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जो भी ड्रग हमने ले ली वो उसका एक्सक्रीट होना, हमारी बॉडी से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंट डिफरेंट जो है रूट बताए थे मैंने आपको, जिनके थ्रू जो ड्रग हमने ली है वो उसका एक्सक्रीशन होता है। मोस्ट ऑफ द ड्रग मैंने बताया था आपको, 80 से जो 90% जो ड्रग है वो निकलती है बाय किडनी, मीन बाय यूरिन के थ्रू, किडनी से। और some of the drug are excreted by bile excretion, पल्मोनरी एक्सक्रीशन बोलते हैं, जो लंग्स के थ्रू जो बोलते हैं। पल्मोनरी मैंने आपको पहले भी बताया था, ये वर्ड यूज होता है लंग्स के लिए। कुछ जो है वो स्किन के द्वारा, मीन्स जो है हमारा, जैसे हमारी सलाइवा है, हमारे स्वीट है, उनसे भी एक्सक्रीशन जो है वो ड्रग का होता है। इसमें मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको दिया था रिफाम्पिसिन ड्रग का, जो हमारी एंटी टीबी ड्रग है। रिफाम्पिसिन जो पेशेंट लेगा उसका जो यूरिन का कलर है वो ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो रिफाम्पिसिन जो है वो बॉडी से पास आउट होती है। उसका एक्सक्रीशन जो है वो सलाइवा के थ्रू भी होता है, बट स्वीट के थ्रू भी जो है रिफाम्पिसिन का एक्सक्रीशन होता है। मैंने आपको बताया था कि मोस्ट ऑफ द ड्रग वो एक्सक्रीट होती हैं रीनल एक्सक्रीशन से, रीनल हमारी किडनी के थ्रू। तो हम आज जो है उसको ही डिटेल में थोड़ा स्टडी करेंगे। उसको डिटेल में स्टडी करने का हमारा पर्पज यही है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो 80-90% जो मैंने आपको बताया ड्रग जो है वो एक्सक्रीट होती हैं यूरिन के थ्रू। तो हम जो प्रोसेस है उसको ही डिटेल में जो है डिस्कस करेंगे। और टॉपिक जो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि जैसे जो हमारा ब्रेन है उसकी जो सबसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट है वो मैंने आपको बताया था, दैट इज नर्व सेल। और वैसे ही जो हमारा जो ये किडनी है उसकी जो भी अपनी एक सबसे छोटी यूनिट है जिसको बोलते हैं नेफ्रॉन। तो सब हम एक नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर लेके उसको ड्रॉ करेंगे और उससे जो है देखेंगे कि जो ड्रग है वो कैसे जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है। तो आइए एक नेफ्रॉन का जो है स्ट्रक्चर, जो डायग्राम है वो शो करके करते हैं और समझते हैं। ये जो है नेफ्रॉन की जो है स्ट्रक्चर है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, वो हम डिटेल में जो है एक बार स्टडी करके देखते हैं। यहाँ पर जो हमारी ब्लड वेसल हैं वो ब्लड लेके आएंगी। ये बहुत सारे जो किडनी में नेफ्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, इन्हीं नेफ्रॉन में जो है ब्लड जो है हमारी ड्रग जो है वो छनती हैं। वो उनका यूरिन के वाटर में सोल्यूबल होके वो वहां से निकलती हैं, या फिर जो ड्रग इनसे नहीं निकल पाती वो दोबारा से रीएब्जॉर्ब होती हैं इन्हीं नेफ्रॉन के थ्रू। तो हमने एक जो नेफ्रॉन है उसका डायग्राम उठाया है और उससे ही हम समझते हैं कि कैसे क्या प्रोसेस होता है ड्रग के एलिमिनेशन का नेफ्रॉन में। मैंने आपको बताया ये जो पार्ट है किसी भी नेफ्रॉन का, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। है ये जो पार्ट है, ये यहाँ पे जो पार्ट है
इसको बोलते हैं पीटी, इसको बोलते हैं पीटी, और इस पार्ट को बोलते हैं डीटी। इसको बोलते हैं पीटी, पीटी मीन्स प्रोक्सिमल ट्यूबल, ये है डिस्टल ट्यूबल। प्रोक्सिमल ट्यूबल एंड डिस्टल जो है ट्यूबल है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें ये दो पार्ट है पीटी और डीटी। अब मैं आपको बताऊं, कोई भी जो ब्लड वेसल है वो ब्लड को यहाँ तक लेके आएंगी। ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, जैसे कि फिल्ट्रेशन जैसा कि नाम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पर जो ब्लड है वो फिल्टर होगा। इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में थोड़े से ये बड़े साइज के पोर होते हैं, जिनमें से जो ये ब्लड जो ब्लड वेसल जो ब्लड लेकर आई है वो ब्लड जो है वो छनता है। ब्लड छनने के बाद जो है यहाँ तक पहुंचता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से ब्लड जो है छनकर यहाँ पर ब्लड की जो है वो एंट्री हो गई। यहाँ पर ये जो सारा पार्ट है इसको बोलते हैं पीटी, प्रोक्सिमल ट्यूबल। यहाँ पर ब्लड जो है, यहाँ हमारी ड्रग जो है वो आ गई है, क्योंकि हमारी जो ड्रग है वो ब्लड के ही अंदर तो है। ब्लड ने ही जो है उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया है। ब्लड ही वो चैनल है जो सर्कुलेट करता है ड्रग को पूरी बॉडी में। तो ये यहाँ से ब्लड वेसल्स जो है वो नेफ्रॉन में आएंगे। नेफ्रॉन में वो सबसे पहला जो नेफ्रॉन का पार्ट है दैट इज बोमन कैप्सूल भी बोलते हैं, या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो यहाँ पे होता है। ब्लड जो है यहाँ पर छनेगा, वहां से यहाँ से जो ड्रग है वो एंट्री करेंगी यहाँ पर। मीन जो ब्लड है वो उसने एंट्री यहाँ पर कर ली है, हमारी ड्रग यहाँ तक पहुंच गई है। ये साइट है प्रोक्सिमल ट्यूबल, इस साइट को बोलते हैं। अब एक चीज यहीं पर जो है वो समझने की है, मान लीजिए कोई ड्रग यहाँ पर आ गई वाटर सोल्यूबल या फिर लिपिड सोल्यूबल। अगर ड्रग वाटर सोल्यूबल है तो वो यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीट आउट हो गई है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल हो गई वो तो वाटर में जो सोल्यूबल नहीं होगी तो वो कैसे एक्सक्रीट आउट होगी हमारी बॉडी से। वाटर सोल्यूबल मैंने आपको बताया कि वो एक्सक्रीट हो जाएगी। लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है वो यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब उनका भी निकलना जो है नेफ्रॉन से बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अगर इसमें ही उनका एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया तो वो यहाँ प्रॉब्लम करेंगी, तो वो कैसे निकलती है। मैंने आपको बताया था कि जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग होंगी उनकी टेंडेंसी है, ये नेफ्रॉन की आपको पता है वाल है, ये वाल भी क्या है, ये भी लिपिड लविंग है। तो ये जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है, ये लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है ये जो वाल है, ये जो मेम्ब्रेन है, इसको इजिली पास होने देगी। और ये पास हो गया, आपको पता है कि नेफ्रॉन के आसपास भी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, तो यहाँ से ये जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग है वो वापस से जो है इसमें ब्लड में चली जाती हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगी उसका एक्सक्रीशन जो है वो बाइल के द्वारा होगा, और या फिर ड्रग जो है वो हाई मोलिकुलर वेट होंगे, उनका एक्सक्रीशन बाइल के थ्रू या फिसेस के थ्रू जो है होगा। तो ड्रग मान लीजिए अगर लिपिड सोल्यूबल यहाँ आ गई तो वो इस मेम्ब्रेन से जो है दोबारा से ब्लड वेसल्स में एंट्री कर लेंगी, वो यहाँ से उसका एक्सक्रीशन नहीं होगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं दैट इज एब्जॉर्प्शन। रीअब्जॉर्प्शन बोलते हैं क्योंकि एब्जॉर्प्शन का स्टेप है वो पहले हमारा हो चुका है, यहाँ से ड्रग का जो है दोबारा से एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए इसको रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं। रीअब्जॉर्प्शन का मतलब एब्जॉर्प्शन में मैंने आपको यही बताया था कि ड्रग की जो है टेंडेंसी होगी वो अपने जहां पर उसकी कंसंट्रेशन हाई है वहां से जो है वो मूव करेगी लो कंसंट्रेशन की तरफ। जो तो यहाँ से हाई, यहाँ ड्रग की हाई कंसंट्रेशन है, यहाँ ड्रग की लो कंसंट्रेशन है, तो ड्रग ने जो है वो मूव कर लिया ब्लड वेसल में। और यहाँ से जो ये मेम्ब्रेन है इसको इसने इजिली इसलिए क्रॉस कर लिया क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ये भी लिपिड लविंग है, तो ये लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है
उसको जो है अपने में से अंदर से आसानी से गुजरने देंगी। तो ऐसे ड्रग जो है यहाँ से यहाँ पर ब्लड वेसल में दोबारा एंट्री कर लेती है। या कई बार ये होता है कि डायरेक्ट यहाँ से जो ड्रग है वो यहाँ पर एंट्री कर जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि कोई भी ड्रग जो है वो डिफ्यूजन प्रोसेस में क्या होता है कि ड्रग जो है वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है मूव करेगी। तो अगर यहाँ पर लिपिड सोल्यूबल ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई तो उसकी टेंडेंसी है वो डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा जो है ब्लड वेसल में दोबारा एंट्री कर लेगी। और ये जो मेम्ब्रेन है इसको इजिली इसलिए क्रॉस कर लेती है क्योंकि ये मेम्ब्रेन जो है ये भी लिपिड लविंग है। तो यहाँ से जो ड्रग है यहाँ पर फिर दोबारा से ब्लड वेसल में एंट्री कर जाती है और जो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग है उनका एक्सक्रीशन जो है फिसिस के द्वारा होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ऐसे ही रीएब्जॉर्प्शन इसीलिए बोलते हैं कि ड्रग का यहाँ से दोबारा एब्जॉर्प्शन होता है। एक बार एब्जॉर्प्शन होता है स्टमक में या इंटेस्टाइन की वॉल के थ्रू और एक बार जो है एब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, इसलिए यहाँ जो रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन यहाँ पर ड्रग का होता है। और कई बार जो है डायरेक्टली जो है ब्लड वेसल से जो ड्रग है वो डायरेक्टली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई नेफ्रॉन में जो है एंट्री कर जाती है और वो वाटर सोल्यूबल है तो वो एक्सक्रीट आउट हो जाएगी और लिपिड सोल्यूबल है तो दोबारा से यहाँ आ जाएगी। तो ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ट्यूबुलर सिक्रीशन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये प्रोसेस होता है, वाटर सोल्यूबल जो ड्रग होंगी वो पास आउट होंगी। वैसे हम जो नेफ्रॉन का ये हमारा प्रोसीजर, नेफ्रॉन की ये स्ट्रक्चर है या फिर नेफ्रॉन के जो भी फंक्शन है, ये हम जो अपना डाययूरेटिक जो टॉपिक करेंगे डिटेल में, वहां हम इसको डिटेल से जो है इसकी स्टडी करेंगे कि कौन कौन सी ड्रग वो कहाँ एक्ट करती है, यूरिन हमारा कैसे बनता है, कैसे एक्सक्रीट होता है, वो सब हम उस टॉपिक में करेंगे। अब हमें बस सिंपल इतना समझना था कि कोई भी ब्लड वेसल ब्लड को लेके आए, यहाँ से ब्लड जो है छना है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, ब्लड यहाँ से छन कर जो है यहाँ तक पहुंचता है जिसको बोलते हैं प्रोक्सिमल ट्यूबल एरिया है ये सारा। यहाँ पर जो वाटर सोल्यूबल ड्रग होंगी वो यूरिन के साथ मिक्स होकर जो है निकल जाएंगी। जो ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगी वो दोबारा से उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, इस वाल के थ्रू वो जाके दोबारा से ब्लड वेसल्स की में है जो एंट्री कर लेती हैं और फिर फिसस के द्वारा जो है उनका एक्सक्रीशन होता है। कई बार क्या होता है यहाँ से ड्रग जो है डायरेक्ट भी एंट्री कर जाती है नेफ्रॉन में, इसको ट्यूबुलर सिक्रेशन बोलते हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद अगर वो वाटर सोल्यूबल है तो मिक्स होके आउट हो गई और अगर लिपिड सोल्यूबल है तो दोबारा से जो है उसका रीअब्जॉर्प्शन ब्लड वेसल में दोबारा पहुंच जाती है। ये हमारा जो है हमने रीनल एक्सक्रीशन के बारे में थोड़ा सा समझा है। उसके बाद मैं आपको बताऊं जो नेफ्रॉन का यहाँ की जो पीएच होती है वो चीज आप समझे कि पीएच की क्या जो है यहाँ पर पीएच का से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि एब्जॉर्प्शन उन्हीं ड्रग का ज्यादा होता है जब तक वो अपनी अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहेंगे। आयोनाइज्ड ड्रग वाटर सोल्यूबल होती है। अगर यहाँ से जो ड्रग आई वो यहाँ आकर आयनाइज हो गई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एक्सक्रीट हो जाएगी। लेकिन अनआयनाइज जो ड्रग होगी ना वो यहाँ से उसका दोबारा जो है रीएब्जॉर्प्शन होगा। अनआयनाइज ड्रग जो है वो बेटर अब्जॉर्ब होती है एज कंपेयर टू आयोनाइज ड्रग। आयोनाइज ड्रग जो है वो वाटर के साथ जो है मिक्स होकर एक्सक्रीट हो जाएंगी। तो यहाँ के पीएच का भी जो बहुत बड़ा रोल है। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे जो हमारी ड्रग है जैसे बारबिचरेट्स की कैटेगरी की जो हमारी ड्रग है, कई बार जब होता है बारबिचरेट्स की जब हमें पॉइजनिंग हो जाती है ना तो हम उसमें जो है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है वो यूज में लेते हैं। इसका कोई प्रॉपर जो है एंटीडोट नहीं होता। उस पेशेंट को जो है NaHCO3 का जो सोडियम बाइकार्बोनेट का है जो सॉल्यूशन पिलाया जाता है, वो पिलाने का क्या पर्पस है। अगर किसी भी ड्रग की पॉइजनिंग जो है वो हमें कम करनी है उसका एक प्रोसेस यह भी होता है कि नेफ्रॉन के अंदर का जो पीएच है
वो उस ड्रग के पीएच का अपोजिट कर दीजिए आप, तो ड्रग जो है आयोनाइज हो जाएगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ये जो ड्रग जो है बार्बिट्रेट जो ड्रग है वो एसिडिक कैटेगरी की ड्रग है, और ये जो है ये अल्कलाइन सॉल्यूशन हमने उस पेशेंट को दे दिया। अल्कलाइन सॉल्यूशन हमने उस पेशेंट को देने के बाद जब ड्रग यहाँ पर बार्बिट्रेट जो ड्रग है जो कि एसिडिक ड्रग है, अगर उसने यहाँ पर एंट्री कर ली और हमने उस पेशेंट को NaHCO3 का जो है सॉल्यूशन दिया है, तो ये रिएक्शन करके NaOH में कन्वर्ट होगा जो कि मोर अल्कलाइन है। ये यहाँ की पीएच को जो है बढ़ा देगा। पीएच बढ़ने के बाद ड्रग हमने एसिडिक ली, यहाँ का पीएच जो है वो बेसिक है, तो ड्रग जो है वो आयोनाइज हो जाएगी, और आयोनाइज ड्रग मैंने आपको बताया इसलिए जो है एक्सक्रीट आउट हो जाती है बॉडी से। ऐसे जो बार्बिट्रेट्स की पॉइजनिंग से हम जो है बचा सकते हैं पेशेंट को, कि जिसने बार्बिट्रेट्स की जो जिसको पेशेंट को पॉइजनिंग हुई है उसको NaHCO3 का जो है सॉल्यूशन दिया जाता है। उसका देने का पर्पज हमारा यही है कि नेफ्रॉन के अंदर का जो पीएच है उसको बढ़ा दिया जाए। उसको बढ़ाने का पर्पज यही है हमारा कि जो बार्बिट्रेट जो ड्रग है वो एसिडिक होती है, और एसिडिक ड्रग ने जब नेफ्रॉन में एंट्री की और नेफ्रॉन में उसको जो है यहाँ पर जो उसको मीडियम मिला वो मिला बेसिक, तो यहाँ पर ड्रग आने के बाद ड्रग एसिडिक है, मीडियम मिल गया उसको बेसिक, तो वो अपनी आयोनाइज फॉर्म में चली जाएगी और इजिली एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो ऐसे जो पीएच है जो यहाँ का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ये हमने थोड़ा सा जो है रीनल एक्सक्रीशन के बारे में समझा। अब मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ। किसी भी ड्रग का की क्लियरेंस का क्या फॉर्मूला होता है? dx/dt डिवाइडेड बाय c। किसी भी ड्रग की जो क्लियरेंस होती है उसका फॉर्मूला है dx/dt डिवाइडेड बाय c। अब ये समझे dx/dt और c ये क्या है? c होता है दैट इज प्लाज्मा कंसंट्रेशन, c इज प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और dx/dt होता है रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, कि कितने टाइम में जो है कितनी ड्रग जो है वो एलिमिनेट हुई। रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग दैट इज dx/dt। c जो होता है वो होता है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। किसी भी ड्रग की क्लियरेंस का जो है ये फॉर्मूला जो है वो होता है। उसके बाद दो चीजें और हम समझते हैं, वो क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक। आपको क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि कौन सी ड्रग जो है वो फर्स्ट काइनेटिक ऑर्डर से जो है एलिमिनेट होती है, या कौन सी ड्रग जो है वो जीरो ऑर्डर से एलिमिनेट होती है। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होती है, जैसे मैंने आपको बताया मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो जो एक्सक्रीट होती हैं रीनल एक्सक्रीशन से उनका एक्सक्रीशन होता है, वैसे ही ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक से जो है एलिमिनेशन उन ड्रग का होता है। अब ये बात समझे आप कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक और जीरो ऑर्डर काइनेटिक होता क्या है। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक पहले हम समझते हैं कि क्या है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में क्या है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में है जितनी आप ड्रग को पेशेंट जो भी जितनी आप ड्रग की जो कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना ही उस ड्रग का एलिमिनेशन जो है वो बढ़ेगा। एक बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ये कोई टंकी है और ये उसमें जो है नल है, जितना जितना आप इसमें जो है मान लिए स्टार्टिंग में इसमें जो पानी का लेवल था वो इतना था, तो
इस नल के थ्रू जो है पानी निकला इतना। अगर हमने यहाँ पर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ा दी तो यहाँ से जो इस वाटर का एक्सक्रीशन है वो भी बढ़ जाता है। दैट इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का मतलब होता है जितनी आप ड्रग की अमाउंट, जितनी आप ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतनी ही कंसंट्रेशन से उतनी ही एलिमिनेशन की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी। एक बार फिर मैं आपको बताऊं, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक, मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करती हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में जितनी आप ड्रग की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतनी ही ज्यादा जो है ड्रग की एलिमिनेशन होगा। मीन्स इस टंकी में जितना और ज्यादा पानी आप डालते जाओगे उतना ही स्पीड से जो है पानी उतना ही स्पीड से बाहर निकलेगा। जितना आप स्पीड से डालते जाओगे उतनी स्पीड से जो है वो एलिमिनेट होता जाएगा। तो जैसे ही आप ड्रग की जो कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उतनी ही जो है जल्दी जल्दी ड्रग का जो है वो एलिमिनेशन होगा। ड्रग उतनी जितनी आप डालोगे, जितनी कंसंट्रेशन अगर आपने बढ़ाई तो यहाँ से जो ड्रग की एलिमिनेशन की कंसंट्रेशन है वो भी बढ़ जाती है। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। अब आप समझे कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक क्या है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है? मान लीजिए ये टंकी है, इसमें ये आपने नल लगाया है और यहाँ पे ये आपने एक बकेट रख दी। स्टार्टिंग में जो आपका जो कंसंट्रेशन यहाँ पर वाटर की थी वो टंकी में इतनी थी। यहाँ पर जो टंकी में यहाँ पर ये जो जिसके थ्रू जो है पानी बाहर आ रहा है वो बहुत जो है छोटा है। यहाँ पर ये जो पोर है ये बहुत छोटा है, तो इसमें से थोड़ा थोड़ा जो पानी जो है वो एलिमिनेट होगा। चाहे आप यहाँ से कितना भी पानी डाल लीजिए, यहाँ से जो ड्रग का एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। मींस जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या होता है, आप चाहे ड्रग की कितनी भी जीरो ऑर्डर काइनेटिक जो ड्रग शो करती हैं उन ड्रग का क्या होता है, उन ड्रग की कंसंट्रेशन आप बॉडी के अंदर जो है कितनी भी बढ़ा लीजिए लेकिन जो उनका रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट ही रहता है। ये होता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक। फर्स्ट ऑर्डर में क्या है, जितनी आप कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे उतना ही ज्यादा ड्रग का एलिमिनेशन होगा। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक जो है वो शो करती है। ये क्वेश्चन आता है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग जो है वो कौन सा ऑर्डर जो है शो करती है, तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक शो करती हैं मोस्ट ऑफ द जो ड्रग हैं। जीरो ऑर्डर काइनेटिक में कुछ ही ड्रग हैं जिनके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगी। जीरो ऑर्डर काइनेटिक में मैंने आपको बताया था कि आप कंसंट्रेशन जो है वो कितनी भी बढ़ा लीजिए लेकिन रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसमें अगर पहली बार में जो है इतना वाटर अगर एलिमिनेट होगा, यहाँ से अगर आपने टंकी को फुल भी कर दिया ना तो सेकेंड टाइम भी इतना ही जो वाटर है वो एलिमिनेट होगा। मींस रेट ऑफ एलिमिनेशन इसमें कांस्टेंट रहता है जीरो ऑर्डर काइनेटिक में। और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में जो है वो टी हाफ कांस्टेंट रहता है। टी हाफ का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 के फॉर कांस्टेंट। तो ये जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर जो है मैंने आपको बताए हैं। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक जो है मोस्ट ऑफ द ड्रग शो करती है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक में जो है ड्रग कि आप कंसंट्रेशन को जितना बढ़ाओगे ड्रग जो है उतनी ही ज्यादा जो है एलिमिनेट होगी उस। और जीरो ऑर्डर काइनेटिक में क्या है कि आप कंसंट्रेशन जो ड्रग की बेशक से बढ़ा लीजिए लेकिन उसका जो एलिमिनेशन का जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा, वो उतने टाइम में उतना ही जो है एलिमिनेट होगी। तो ये जीरो। अब एक क्वेश्चन आता है, आपसे पूछ लिया जाता है
क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक से क्वेश्चन इसलिए आता है क्योंकि जीरो ऑर्डर काइनेटिक जो है बहुत रेयर ही जो ड्रग है वो शो करती है। तो यहीं से क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक कौन सी ड्रग शो करती है। आपको 4 ड्रग जो है ऑप्शन में दे देते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक कौन सी ड्रग शो करती है। तो जो ड्रग है इंपॉर्टेंट ड्रग वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक ट्रिक जो है हम वो यूज करते हैं, दैट इज जीरो वाट पावर। जीरो वाट पावर। जीरो से जीरो यहाँ पर जीरो ही है, इससे जो है कोई भी ड्रग जो है वो नहीं है। ये जो अल्फाबेट है ये हर ड्रग के लिए है। W फॉर वारफ्रीन, वारफेरिन। H फॉर हिपेरिन। A फॉर अल्कोहल। ये L फॉर एस्प्रिन। T फॉर टोलब्यूटामाइड। और P फॉर होता है दैट इज फेंटोइन, फेनी। ये मैंने आपको कुछ ड्रग बताई है। वारफ्रीन, हिपेरिन एंटीकोगुलेंट ड्रग है दोनों की दोनों। अल्कोहल, ए से अल्कोहल, ए से एस्प्रिन, टी से टोलब्यूटामाइड है और जो ये पी है इससे फेनेटोइन जो ड्रग है जो कि एपिलेप्सी में हम यूज करते हैं। ये जो ड्रग है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करती है। वारफ्रीन, हिपेरिन, अल्कोहल, एस्प्रिन, टोलब्यूटामाइड और फेंटोइन ड्रग, ये ड्रग जो है वो जीरो ऑर्डर काइनेटिक शो करती है। इसको आप इस ट्रिक से कर सकते हैं, जीरो वाट पावर। तो हर जो ये अल्फाबेट है वो एक एक ड्रग को जो है वो शो कर रहा है। तो ये हमने जो है एक्सक्रीशन का जो हमारा टॉपिक है वो आज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में जो है हम फार्माकोडायनेमिक वो जो टॉपिक है हमारा पार्ट जो फार्माकोलॉजी का बच गया है, फार्माकोकाइनेटिक हमने कंप्लीट कर लिया, फार्माकोडायनेमिक जो हमारा बच गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट and share my class, and thank you for watching my video.